यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपकी करंट अफेयर्स की 4th क्लास है। हम इसमें नए स्टूडेंट्स को बता दूं, हम इसमें इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को कवर करते हैं, जिसमें हम हर 3 दिन में एक क्लास को कवर करते हैं, जिसमें हम 3 दिन की द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आने वाले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हैं उन सभी को कवर करते हैं। और उसको हम 70% मेंस के पर्सपेक्टिव से और 30% उसको हम फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं। फिल्म्स के लिए एक इफेक्टिव मैगजीन हमारे द्वारा पब्लिश की जाती है, वो ज्ञान फैक्टिव मैगजीन। उसको आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप वहाँ से लिंक मिल जाएगी, लिंक के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म्स के लिए ब्रह्मास्त्र है। करंट अफेयर्स, अगर फिल्म्स के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन फिल्म्स के लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड हिंदी मीडियम में ब्रह्मास्त्र है। उससे आसपास भी कोई मैगजीन आपकी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए हुए। कुछ पुराने स्टूडेंट्स होंगे और कुछ नए स्टूडेंट्स यहाँ से शामिल होंगे। अब किस तरीके से हम उसको कवर करने वाले हैं, आप इस क्लास को लेके देखिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा कैसे हम पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज इसको कवर करते हैं। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ कि इनको आंसर्स में कैसे यूज़ करना है और मेंस में कैसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप करंट अफेयर्स को वेटेज या इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हो, उसको इस तरीके से कवर कर रहे हो। इंपॉर्टेंट फर्स्ट न्यूज़ है भारत का नवाचार इनोवेशन इकोसिस्टम। अभी हाल ही में एक समिट हुई, या इससे अगर मैं बताऊँ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल इससे आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, कुछ सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आ सकता है ना आए। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट जो डेटा या जो हमको न्यूज़ मिली है वो आपके आंसर्स, जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे आपके डिफरेंट क्वेश्चंस, उनमें आंसर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर लोगे मैं आपको बताऊंगा। फ्रांस के एक नीश शहर है, वहाँ पे आयोजित हुआ भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम। उसमें हम क्या करते हैं, जो हम इनोवेशन कर रहे हैं उसको हम वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, सभी को शो करते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डीप टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब लेख का मुख्य तर्क क्या था, जो एडिटोरियल था उसका मुख्य पार्ट क्या था इसमें। अब इस जो लाइन है, इन कीवर्ड्स को या इस लाइन को आप डायरेक्ट जाके क्या कर सकते हो, कंक्लूजन में डाल सकते हो। अगर किससे रिलेटेड आया है, इससे रिलेटेड आया कि इनोवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, किसी भी डायमेंशन का आया है, तो आप इसको जरूर लिख सकते हो। किसमें? आप कंक्लूजन में। ठीक है, और आप इसमें किस में लिख सकते हो, कमियां या समस्याओं में लिख सकते हो इसको। आप डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या लिखोगे या निष्कर्ष में क्या लिखोगे, भारत के पास प्रतिभा और नवाचार की क्षमता है। इसमें कीवर्ड आएंगे, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी मेंस के लिए। तो फर्स्ट है प्रतिभा और नवाचार की क्षमता, लेकिन उसे पूंजी, प्रतिभा संरक्षण, ये कीवर्ड है जिन पे मैं गोला लगाते जा रहा हूँ। प्रतिभा संरक्षण, बेहतर शहरी जीवन गुणवत्ता, यहाँ पे शहरी मत लिखना, यहाँ पे सिर्फ जीवन गुणवत्ता लिखना अगर आपको लिखना हो। और स्थिर नीतिगत वातावरण की आवश्यकता है। इसको आप एज इट इज कंक्लूजन यूज कर सकते हो, इनोवेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तब। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं उसको, रेडीमेड, जो रेडीमेड आंसर होते हैं ना वो यही आंसर होते हैं, रेडीमेड। ठीक है, इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आपका निष्कर्ष बना बनाया हुआ था आपके पास, आपको सोच की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप एग्जाम में सोच रहे हो तो समझ लो आप पहले ही अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पहले ही पीछे हो चुके हो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखो, नवाचार क्षमता में क्या कहते हैं ना, नीच में हमारा क्या हुआ, आयोजन का स्थल क्या था, नीच था। ये पीसीएस एग्जाम होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स में आ सकता है कि भारत इनोवेट 2026 कहाँ है ये हुआ। तो अगर आप पीसीएस का एग्जाम भी दोगे, अगर यूपीएससी के साथ पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है कि भारत का शिक्षा मंत्रालय इसका समर्थन कर रहा था और आयोजन स्थल कहाँ था, फ्रांस था, जिसमें नीच शहर था। उद्देश्य क्या थे, डीप टेक स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं इससे एआई रिलेटेड और जो डीप टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड भारत फ्रांस का नवाचार सहयोगिता स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ाते हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। ठीक है, अब भारत की नवाचार क्षमता कितनी है उसको देखते हैं। क्या इसमें भाई अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई। मुख्य संदेश क्या है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, भाई मुख्य संदेश है। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग वो आपको बढ़ाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आप सोच सकते हो, कई सारे डायमेंशन में सोच सकते हो, यानी आप उसके पक्ष भी देखते हो, विपक्ष भी देखते हो। एआई प्रतिबंध और तकनीकी संप्रभुता क्या होती है। एक क्लाउड माइथोस और क्लाउड फेवल नाम का एआई मॉडल है, जो एंथ्रोपिक कंपनी है कि उन्नत एआई मॉडल्स हैं। ये दो नाम है, जैसे हमारा एलएलएम है, जैसे कैसे चैट जीपीटी, हमारा तो नहीं है, बोलने में आ गया, चैट जीपीटी है, आपका ग्रॉक है, आपका जेमिनी है, ऐसे एआई है। तो क्लाउड मेथोस बनाया है, क्लाउड फेवल बनाया है, एंथ्रोपिक कंपनी ने बनाया है। ये क्या है, गैर अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया गया, यानी
जो इसको सिर्फ अमेरिका में एक्सेस दिया गया है और सिर्फ चुनिंदा कुछ देशों के रिलेटेड इसको छूट दी गई है कि वहां पे इसको आप इसका एक्सेस ले सकते हो, आपकी पहुंच वहां तक है। ठीक है, अब भारतीय संस्थाओं और उपयोगकर्ताओं पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस देश के पास एक्सेस नहीं होगा, उसके पास एक्सेस कम होगा, तो उसको ज़्यादा इनोवेशन सीखने या ज़्यादा चीज़ें जानने की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि जो एआई मॉडल्स है, जैसे देखो हमारे पास ग्रॉक की एक्सेस है, तो ग्रॉक से हमको जो पूछना हम पूछ सकते हैं। तो क्या होता है, जो देश इसको बनाता है उस पर उसकी संप्रभुता होती है कि वो किसी देश में लागू करे कि नहीं ना लागू करे, और अमेरिका इसमें सबसे आगे रहता है। निहितार्थ क्या है इसके, जो आपको क्रक्स समझना, अभी तक इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो सिर्फ ये समझ लो कि 2 एआई मॉडल्स हैं जिसको एंथ्रोपिक कंपनी ने बनाया है, जो सिर्फ खुद के देश के लिए करते हैं काम, दूसरे देशों को ये नहीं देते हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर विदेशी निर्भरता, हम क्या करते हैं, अभी दूसरों पर निर्भर है। हम चैटजीपीटी यूज करते हैं, वो भी विदेशियों द्वारा, हम जेमिनी यूज कर रहे हैं, वो भी विदेशी है। ठीक है, जो भी एलएलएम है, जो भी नई टेक्नोलॉजी, जो भी एआई वर्ड्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, हम विदेशों पर निर्भर हैं। डिजिटल सॉवरेनिटी बहुत अच्छा कीवर्ड है, इस कीवर्ड का आप यूज निबंध में, एथिक्स में, जीएस3 में, जीएस2 में, जीएस1 में कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल सॉवरेनिटी क्या होती है, या डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल को डिजिटल ही लिखोगे आप। संप्रभुता क्या होती है, डिजिटल मामले में हमारी संप्रभुता, यानी हमारा देश है वो संप्रभु है, हम किसी की बात ना मानेंगे और हमारे अनुसार जो हमारे देश के हित में होगा हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन अभी क्या है, हम डिजिटल संप्रभु देश नहीं है, क्योंकि हमारी अभी भी संप्रभुता है वो किसके ऊपर है, या हम डिपेंडेंट है अन्य कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, स्वदेशी एआई इकोसिस्टम निर्माण की जरूरत है। यहाँ पे स्वदेशी एआई चैट बॉक्स या एलएलएम बनाने की बात नहीं की गई है, इकोसिस्टम बनाना है, यानी एक इकोसिस्टम, यानी एक इन्वायरमेंट ही हमको ऐसा बनाना है, इकोसिस्टम ऐसा बनाना है कि वहाँ पे सभी जो कंपनियां हैं वो आगे बढ़े, इनोवेशन करें, यानी हमको बढ़ावा दें। ठीक है, उनके लिए स्कॉलरशिप निकालें, उनके लिए लोन, उनको इन्वेस्टमेंट मिले, उनको लोन मिले और सरकार उनकी सहायता करे। ठीक है, अब डीप टेक इम्पोर्टेंट क्यों है, सिंपल सी बात है, डीप टेक हर पहलू में इंपोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लो, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपकी जो फोन चल रहे हैं वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के बिना चल ही नहीं सकते। सिंपल सी आसान भाषा में ही समझ लो। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस में एआई सिस्टम आ रहा है, एआई ड्रोन्स आ रहे हैं, यूएवी आ रहे हैं। ठीक है, एडवांस मटेरियल्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स में क्या क्या आता है, आपकी जो कार बन रही हैं, कार को कौन बना रहा है, रोबोट्स बना रहे हैं, पहले लोग बनाते थे, अब रोबोट्स बना रहे हैं, मिलकर मशीनें बना रही हैं। तो रोबोटिक्स यूज होती है डीप टेक। तो डीप टेक का आप जो मतलब है उसको सीमित मत कर देना एआई के थ्रू, जैसे आप उसको समझ रहे हो चैटजीपीटी। डीप टेक का मतलब इतना सारा है ये। ठीक है, अब भारत के समक्ष चुनौतियां क्या है, जो आपके माइंड में आ रही हैं वो चुनौतियां तो है ही, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख के दे दिया है। डीप टेक स्टार्टअप्स को पर्याप्त वेंचर कैपिटल नहीं मिलता। वेंचर कैपिटल जो कीवर्ड है वो फिल्म्स में पूछा जा चुका है, इकोनॉमी के अंडर, यूपीएससी फिल्म्स में। अब वेंचर कैपिटल क्या होता है, नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिलने को क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल, यानी उनको जो पूंजी देते हैं, जो पैसा देते हैं, उसको वेंचर कैपिटल मिलते हैं। अब क्या होता है, नई कंपनियां होती है जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया में, उनको वेंचर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट मिलता ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, फर्स्ट पैसा नहीं है। सेकेंड है, निवेशक कम जोखिम वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं, जोखिम कम होगा। देखो जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा कंपनी ऊपर जाती है। आज तक कोई भी कंपनी, चाहे वो अडानी देख लो, अंबानी देख लो, टाटा देख लो, बिरला ग्रुप देख लो, कोई भी कंपनी हो, आज एयरटेल देख लो, जो भी बड़ी कंपनी है, विदाउट रिस्क इतनी बड़ी कंपनी कभी हो ही नहीं सकती। आपको पता है, आपने यूपीएससी करने का फैसला लिया, स्टेट फीसेस करने का फैसला लिया है, तो ये भी एक रिस्क है। आपको पता है कि 99.9% स्टूडेंट्स इससे बाहर फेंक दिए जाते हैं और फेंक दिए जा रहे हैं। आपको पता है, आपने रिस्क लिया, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स कोई ना कोई तो बनेगा, तो उसने रिस्क लिया तभी वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। लेकिन रिस्क ले रहे हो तो सक्सेसफुल होगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो सक्सेसफुल हुआ है उसने रिस्क जरूर लिया होगा, ये गारंटी है। अब आवश्यक सुधार क्या हो सकते हैं पूंजी रिलेटेड, कि वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, और इसमें हमको पीपीपी यानी प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसको पीपीपी हमको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रिसर्च फंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। रिसर्च R&W पर हमारी जो जीडीपी का रेशियो है वो बहुत कम है, अन्य कंट्रीज में है जीडीपी को रेशियो, जैसे जीडीपी 100% है। तो अगर अन्य देश, एग्जैक्ट डेटा मैं अभी मेरे पास है नहीं, जिस दिन न्यूज में आएगा मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सभी देश अगर 3 से 4% खर्च कर रहे होंगे तो हमारा देश पता कितना खर्च करता है, मैंने सर लास्ट क्लास में पढ़ाया भी है।
RNW पे कितना खर्च होता है, एग्जैक्ट बता दूंगा अगली क्लास में। तो हम करते हैं उस पर 0.5 के आसपास, और कर रहे होंगे 3 से 4% ऐसा। तो RNW पर हमको खर्च करना पड़ेगा, यानी रिसर्च फंडिंग बढ़ाना पड़ेगी। फर्स्ट हेडिंग थी हमारी कैपिटल रिलेटेड, यानी पैसे की कमी है। सेकेंड है टैलेंट रिटेंशन। टैलेंट रिटेंशन क्या होता है, जो हमारे यहाँ पढ़े अच्छे इनोवेटिव माइंड है, जीनियस माइंड है, वो विदेश चले जाते हैं। विदेश के जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है और हम समाधान ये कर सकते हैं। सर ये समाधान लगा, प्रॉब्लम कहाँ है? गुणवत्तापूर्ण शहरी अवसंरचना हमको नहीं मिलती है, ये प्रॉब्लम है। इसका समाधान होगा कि गुणवत्तापूर्ण शहरी अवसंरचना मिले। स्वच्छ वायु नहीं मिलती है, ये समस्या है, यानी वही समाधान के पॉइंट है, वही समस्या के पॉइंट्स है। बस आपको माइंड के थ्रू इन पॉइंट्स को बनाना होता है। जो समस्या है उसको हम सही कर देते हैं, वो समाधान हो जाते हैं। बेहतर सार्वजनिक परिवहन अरे शहरी क्षेत्र। इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें क्या होती हैं? नीति रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड क्या काम होते हैं? स्थिर एवं पूर्वान्वय कर व्यवस्था। आप टैक्स लगाते हो ऐसी कंपनीज पर, आप उस पर टैक्स रिलेटेड छूट दे सकते हो, एस्केप दे सकते हो, एस्केप क्लॉज दे सकते हो, यानी टैक्स पे छूट। सेकंड, रेगुलेटरी सर्टेनिटी, नियामकीय सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी स्थिरता होना चाहिए। उनको पता हो कंपनी वालों को कि कब आप एक नया रूल ले आओ, बोलो कि AI ये नहीं कर सकता, AI को ऐसे काम करना पड़ेगा, या आपकी जो कंपनी है AI तो सीमित वर्ड हो जाएगा, आपकी जो डीप टेक कंपनी है उसको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। यानी रेगुलेटरी सर्टेनिटी आए, आप पहले ही बता दो, रेगुलेशंस बना दो एक साथ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यानी सर्टेनिटी आनी चाहिए, एक निश्चितता। सर्टेनिटी का हिंदी वर्ड होगा निश्चितता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने में आसानी होनी चाहिए। इकोनॉमिक रूप से क्या हो रहा है, रिस्क कैपिटल की उपलब्धता, यानी पैसा उपलब्ध करवाए सरकार। R&D पर निवेश, जो बताया मैंने। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या हो, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे IITs वगैरह हैं, वो क्या करें, इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करें। स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज में ले जाएं, उनको दिखाएं कि इस तरीके से काम चलता है, और स्टूडेंट्स फिर दिमाग लगाएं कि हम इसमें और क्या इनोवेशन कर सकते हैं और क्या इनोवेटिव आइडियाज हम ला सकते हैं। तो उसको सोचें, फिर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज को बताएं, इंडस्ट्रीज को अप्लाई करें। फिर उसमें फेलियर होगा, आपने कुछ सोचा, आपने 10 चीज़ सोची, 10 में से मैक्सिमम हो सकता है कि आप एक को पास कर सको, 9 चीज़ें फेल होती हैं। 9 चीज़ें फेल क्यों हुई, फिर स्टूडेंट्स ही उसका समाधान निकालेंगे। इस तरीके से इनोवेशन जो आइडियाज़ हैं वो एक ऐसे आइडिया की तरफ या ऐसी प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं जिससे कि एट द लास्ट हमको फ़ायदा मिलता है। भारत से फ्रांस का सहयोग बढ़ा है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। विकसित भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, चुनौतियाँ क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, बस बात ये, ठीक है। फिल्म्स के फैक्ट क्या है ये लिख दिया पूरा। अब ईरान अमेरिका परमाणु समझौता हुआ है 3 दिन पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ समझना, हमेशा UPSC जब तक आप करोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, एक चीज़ समझना, जब भी आप IR पढ़ते हो, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिकल कुछ भी पढ़ रहे हो विदेशों से संबंधित, तो याद रखना हम वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसका भारत पर प्रभाव क्या है। हमको क्या मतलब कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर बम फोड़ रहा है या ईरान अमेरिका लड़ रहे हैं, हमको क्या मतलब, हमको मतलब सिर्फ इसलिए कि उनका जो युद्ध हो रहा है उसका हम पर प्रभाव पड़ रहा है, हम इसलिए उनको पढ़ते हैं। तो हमेशा आपका जो मुख्य बिंदु है वो भारत पर प्रभाव होता है। तो ईरान अमेरिका परमाणु अगर हम समझौते देखेंगे तो हमको देखना है UPSC के पर्सपेक्टिव या UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण से कि उसका भारत पर प्रभाव क्या है। ईरान अमेरिका का 14 सूत्रीय फ्रेमवर्क तैयार हुए, MOU, ठीक है, पर सहमति बनी, यानी आपसी एक साझेदारी बना दी कि हम ऐसा करेंगे। अब साझेदारी में है क्या क्या, समझौते की विशेषता क्या, वो इंपोर्टेंट है आपके लिए। ईरान की जो तेल है, पेट्रोकेमिकल संबंधित जो सीमाओं पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी USA ने, वो हटा देंगे। बैंकिंग, बीमा और परिवहन क्षेत्र में राहत मिल जाएगी। ईरानी संपत्तियों की रिहाई, यानी ईरान का जो पैसा वहां पर कहाँ जमा था USA में, उसको जो रोक दिया था, फ्रीज कर दिया था, वो उसको अब वापस कर देगी अमेरिका, किसको, ईरान को। नौसैनिक नाकाबंदी, नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था अभी USA ने, हमारे जो शिप्स पर हमला हुआ था, और अभी जो शिप्स नहीं आ पा रहे थे पेट्रोल के, या पेट्रोल ना बोलते हो, क्या बोलूँ मैं उसको, ईंधन के, ठीक है, ईंधन परिवहन का वो ब्लॉक हो रहा था, उसको बंद कर देगी। अब सबसे अपनी अपनी सेना हटा लेंगे और 30 दिनों में समुद्री व्यापार सामान्य बनाने में सहायता करेंगे दोनों देश एक दूसरे का, ठीक है। तो ये अमेरिका की प्रतिबद्धताएं हैं, एक वन साइडेड। दूसरी साइड, अपोजिट साइड, ईरान ने क्या बोला है, परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, समृद्ध यूरेनियम भंडार को कम करेगा, यानी जो उसके पास इनरिच्ड जो यूरेनियम है उसको कम करेगा, ठीक है, जो उसके पास उसको और कहीं खर्च कर देगा, जैसे कि बिजली बनाने वगैरह में, ये ठीक है, हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन IAEA की निगरानी स्वीकार करेगा। IAEA क्या, एक संस्था है जो कि देखती है कि परमाणु हथियारों से संबंधित चीजें देखती है।
हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात बहाल करेगा, अच्छी बात है, बस ठीक है। अब मुख्य बिंदु क्या है, ईरान के पास उच्च समर्थित यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, वो क्या बोलेगा, इसको कम करेगा, ठीक है। आईएई क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या करती है, परमाणु गतिविधियों की निगरानी करती है कि कौन सा देश परमाणु में क्या क्या कर रहा है, बिजली बना रहा है कि बम बना रहा है। न्यूक्लियर सेफगार्ड्स लागू करना, यानी न्यूक्लियर जो सुरक्षा मापदंड हैं, जो मानक दिशा निर्देश हैं, वो कौन बनाता है, वो IAEA बनाता है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अब परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि क्या होती है, देशों को रोकना परमाणु हथियार बनाने से, क्योंकि जितने ज्यादा परमाणु हथियार बनेंगे उतनी ज्यादा हम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने आपको कई बार बता दिया है और आपको पता भी होगा। उसकी क्या करोगे, आप सिर्फ मैपिंग देखना, आज आपके लिए होमवर्क है कि आप मैपिंग देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। भारत पर संभावित प्रभाव क्या है, अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी, खत्म, बस ये सकारात्मक पहलू आएंगे, व्यापारिक लाभ ये हो जाएंगे। प्रतिबंध हटने का आर्थिक प्रभाव क्या होगा, ईरानी तेल का निर्यात बढ़ेगा, हमारे यहाँ जो पेट्रोल महंगी हो रही थी, डीजल महंगा हो रहा था, वो सस्ता होगा दोबारा से, ठीक है। वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी, तेल कीमतों पर दबाव कम होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर शुल्क और टोल विवाद, एक इंपोर्टेंट विवाद आके सामने आया है। अब ईरान आगे के लिए संकेत दे रहा है कि वो क्या करेगा, वहां से सर्विस चार्ज लिया करेगा, वहां से जो भी आपके जहाज निकला करेंगे, ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट से। विश्व के देश क्या बोल रहे हैं, वो तो मना करेंगी, कोई पैसा मांगेगा तो लोग मना करते ही हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप PDF को भी बेच रहे हो सर। आप सबसे पहले एथिक्स के नजरिए से देखो, 2 दिन की न्यूज बनाने में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 160 पेज की MS वर्ड की फाइल बनी थी, 160 पेज। मैंने उस 160 पेज को पढ़ा, सिर्फ 2 दिन की बात करो, ये 3 दिन की न्यूज है, 2 दिन की बात करो, ये 3 दिन की न्यूज है, ध्यान रखना। उस 60 पेज को मुझे 10 पेज में या 13 पेज में कन्वर्ट करने में माइंड लगाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढने हैं, फिर उसको AI में डालकर एक एक फोटो बनाना है, फिर उसकी PDF बनाना है। उसके लिए मैं आपसे चार्ज कितना करता हूँ, 3 क्लासेस यानी 9 से 10 दिन, 9 से 10 दिन के लिए 9 रुपए, यानी पर डे 1 पैसे भी कम। मैं आपको मेंस का करने पर तैयार करवा रहा हूँ, सिर्फ सिंपल 1 रुपए से भी कम, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि सर आप पैसा ले रहे हो, कॉस्ट कटिंग कहाँ तक कर सकता हूँ बताओ मैं, और इसमें फिर मुझे क्या मिलेगा बताओ। मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन ये क्या, एक बार रिसोर्सेज हमारे समाप्त हो जाएंगे, सेटअप खत्म हो जाएगा, हमको चैनल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो चैनल से पैसे नहीं आते हैं, कहीं से पैसे नहीं आते, और इन चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हम इतनी अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, उसको कहीं ना कहीं तो हमको आपूर्ति करनी पड़ेगी ना, सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बारे में चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपनी बात पॉइंट आते हैं। भू राजनीतिक महत्व क्या है, दोनों के लिए इंपोर्टेंट। चुनौतियां क्या है, समझौते के अनुपालन की निगरानी करना पड़ेगा। इजराइल की सुरक्षा चिंताएं हैं। अब इजराइल क्या हुआ, ईरान और जैसे USA में दोनों में संधि हो गई, इसमें इजराइल की कोई बात नहीं की गई, कोई भी बात नहीं की गई। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन देखना पड़ेगा, प्रतिबंधों की पुनर्स्थापन। इजराइल का ध्यान देना, इजराइल से कोई बात नहीं हुई है, इजराइल अगर हमला कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, कभी भी हो सकता है ये बात, ठीक है। फिल्म्स की फैक्ट क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज IAEA क्या है, इसका 1957 में हुई थी, मुख्यालय BNM ऑस्ट्रिया में है। क्या क्या काम करता है ये है, न्यूक्लियर टर्न ये है, और महत्वपूर्ण देश कौन से ये। अब खाद्य मुद्रास्फीति, अल नीनो और पश्चिम एशिया संकट यानी वेस्ट एशिया क्राइसिस जो चल रहा था, उसका प्रभाव हमारे खाद्य मुद्रास्फीति पर पड़ रहा है, लेकिन अभी भी चिंता वाली बात नहीं है। अल नीनो क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि प्रशांत महासागर जो पेरू का तट है, यानी उत्तर अमेरिका है, यहाँ के जो पेरू का तट है, वहाँ का जो समुद्र का तापमान है वो विभिन्न जलवायुवीय गतिविधियों के द्वारा गर्म होने लगता है, अत्यधिक गर्म होने लगता है। अत्यधिक गर्म ऐसे नहीं कि उबलने नहीं लगा, जो सामान्य औसत तापमान होता है उससे ज्यादा होने लगा। उसकी वजह से मौसमी परिवर्तन ऐसा होता है कि भारत पर जो मानसून का प्रभाव पड़ता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसे ही शब्दों या ऐसी ही लैंग्वेज का यूज करना है अपने उत्तर लेखन में। कैसे यूज करोगे आप, इन जब PDFs को पढ़ोगे ना, आप, मैंने क्या बोला, सिर्फ 5 क्लासेस ले लो, 5 क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लैंग्वेज आपकी सुधार होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो जलवायु गतिविधि मौसम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी हमारा जैसे पानी अगर बरसात होनी होगी 100%, तो अब वो बचती है 60%। तो आपको दिख भी रहा होगा प्रभाव अभी कि वर्षा हो ही नहीं रही, जो 1 जून से स्टार्ट हो जाती है, वो अभी तक 1 या 2 बार पानी बरसा है, जो कि पर डे बरसात होती थी उस टाइम पे, ठीक है।
अब भारत पर अलिनो का प्रभाव क्या पड़ेगा, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, फिर बता दूं। मानसून कमजोर होता है, बुआई प्रभावित होती है, सिंचाई लागत बढ़ती है, फसल उत्पादकता घटती है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है, जो लिख तो दी है मैंने, पढ़नी पड़ेंगी आपको बस, ठीक है। अब मुद्रास्फीति क्या है, खाद्य मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, जो खाने की चीजें वो महंगी हो गई। दिसंबर 2023-24 में 8% प्लस पे चल रहा था ये, जून और से लेके दिसंबर 2025 तक ये 2.1% था। मई 2026 में दोबारा ये बढ़ा है, 4.78% पहुंच गया है। 2024 की तुलना में कम है, आधा ही है, लेकिन अगर आप देखो दिसंबर 2025 की तुलना में ये दुगुना है, यानी उसमें आधा था, ये दुगुना हो गया। यानी मुद्रास्फीति बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी जितनी अपेक्षा की जा रही थी। अभी तक कीमतें क्यों नहीं बढ़ी, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। लगातार अच्छी फसलें रही हमारी 24-25 में, 25-26 में बफर स्टॉक हमारे पास पर्याप्त था, गोदाम भरे थे, पूरा अच्छे से भर के रखा था पूरा। गेहूं उत्पादन मजबूत था हमारा, यानी गेहूं उत्पादन कितना हुआ ये डेटा है, आपको पता होना चाहिए। गेहूं उत्पादन हुआ हमारा 2025-26 के बर्थ में इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि 117.4 MT, ठीक है, मीट्रिक टन, इतना हमारा क्या हुआ है, गेहूं का उत्पादन हुआ है। अब FAO इंडेक्स में क्या बोला है, 120.9 अपना इंडेक्स में नंबर आया है। यूक्रेन युद्ध के शिखर स्तर की काफी नीचे, यूक्रेन युद्ध हुआ था 2022 में, उस वजह से महंगाई हुई थी खाद्य मुद्रास्फीति में, वो बाकी की चीजें वही। तो बेसिक मैंने आपको डेटा दे दिया है। डेटा इस न्यूज में आपको क्या याद रखना है, अलिनो तो आपको पता ही है, वेस्ट एशिया क्राइसिस क्या था ये भी आपको पता है, अलिनो का प्रभाव क्या पड़ रहा है आपको पता ही था पहले से, आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हो तो पॉइंट्स को पढ़ लेना बस, सिंपल। मानसून कमजोर होता है, जो मैंने आपको बताया अभी। आपको याद रखना है ये फूड इन्फ्लेशन अभी कितनी चल रही है, वो 4.78, पहले कितनी चल रही है 2.1, और उससे पहले 8%, ठीक है। ये डेटा याद रखना आप, और क्या याद रखोगे कि अभी गेहूं का उत्पादन कितना हुआ ये, बस, और कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। अब ये इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, इंपोर्टेंट है। मैंने अभी तक नहीं बोला, 3 आर्टिकल्स निकल गया पे, शांति एक्ट और एवं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। शांति एक्ट लागू होने के बाद क्या हुआ है, शांति एक्ट लागू किया हमने 2025 में, ठीक है। शांति एक्ट है क्या रिलेटेड, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक हार्नेसिंग ऑफ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। एक नया शांति एक्ट लाया है। इस शांति एक्ट में क्या किया, जो हमारे परमाणु जो योजनाएं थी, जो परमाणु रिएक्टर से परमाणु ऊर्जा है उससे संबंधित जो यूनिट्स लगाते हैं हम, जो क्या लगाते हैं, मॉड्यूल लगाते हैं, उनसे संबंधित हमने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, कुछ चीजें हमने हटाई हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या था, शांति एक्ट लाने का, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। अभी तक क्या होता था, निजी क्षेत्र की जो भागीदारी होती थी वो बहुत ही कम होती थी, यानी बहुत कम होती थी, सरकार इसमें ज्यादा अपना रखती थी वर्चस्व। अभी निजी क्षेत्र की भागीदारी भी ज्यादा पड़ेगी। परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा, शांति एक्ट के तहत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छी बात है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिक। अगर आप परमाणु रिएक्टर देखोगे तो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल रिएक्टर्स हैं वो हैं 700 से लेके 1000 मेगावाट वाले, ठीक है, मेगावाट और इससे प्लस। और जो SMR है वो होते हैं 30 से लेके 300 मेगावाट वाले, यानी छोटे छोटे रिएक्टर्स। यानी इसके लिए आप छोटे हैं, जगह छोटी चाहिए, संसाधन छोटे चाहिए, इन्वेस्टमेंट छोटा चाहिए, यानी कम चाहिए, तो छोटे आकर के परमाणु रिएक्टर होते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन छोटा होता है, कारखाने में निर्मित होकर स्थल पर स्थापित किया जा सकता है, यानी कारखाने में बनाया और यहाँ पे स्थापित कर दिया। और बड़े मॉड्यूल्स में क्या होता है, वहीं पर आपको बनाना पड़ता है हर चीज। अब SMR के प्रमुख लाभ क्या है ये आपको पता होना चाहिए, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। कम लागत क्यों होगी आपको पता है, मॉड्यूलर निर्माण तेजी से स्थापना होगी क्योंकि छोटा है, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन ये दोनों में है, बेस लोड बिजली उत्पादन कार्बन मुक्त ऊर्जा होती है। कठिन क्षेत्रों में उपयोग, यानी जो एरियाज कठिन है, यानी वहां तक पहुंचना सुलभ नहीं हो पाता, छोटे मॉड्यूल हैं, तो वहां की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्थापित कर सकते हैं। उद्योगों के लिए उपयोगी है, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन उत्पादन, इनमें ये हेल्प करता है। अब AERB का रुख क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, हमारे यहाँ बोर्ड होता है, काम नाम से समझ जाओ उसका काम क्या है, रेगुलेट करता है चीज़ों को। इसने बोला है भाई कि छोटे हो या बड़े हो, हमारे जो सुरक्षा मानक हैं वही लागू होंगे, जो बड़े पे होते हैं वही छोटे पे होंगे। ऐसा नहीं कि आप छोटा कर रहे हो तो आप बोलोगे सर थोड़ी बहुत छोटी छूट दे दो इस पे हमको, थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं, वही मानक लागू होंगे जो इस पे होते हैं, कोई विशेष रेगुलेटरी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इस पर। याद रखना जो जो पॉइंट्स बताए हैं, SMR इंपोर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। SMR है क्या, लाइसेंसिंग से जुड़ी प्रमुख शर्तें क्या है,
प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ समझौता चाहिए, संचालन, प्रशिक्षण, सुरक्षा, अनुपालन, नियामक या स्वीकृति। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। अब भारत के लिए एसएमआर का महत्व क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, राउंड द क्लॉक बिजली उत्पादन, यानी जितना समय के साथ और बढ़ाना है हमको रिसाइकल में, यानी बिजली उत्पादन को हमको और बढ़ाना है समय के साथ। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल होता है, एक दिन में अगर हम इतनी बिजली बना रहे हैं ना, तो हम 1 साल बाद 1 दिन में उससे ज़्यादा बिजली बनाए। नेट जीरो लक्ष्य जो हमारा कब तक है, 2070 तक का है, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूज़ में भी है, उसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो नेट जीरो है, क्या होता है, डिकार्बनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बढ़ा दिया है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा मिश्रण में विविधता। भारत की प्रमुख परमाणु ऊर्जा रणनीति किस पे है, अभी जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं वो किस मॉडल पर बेसिस है, वो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स पर बेसिस होता है हमारा, जो हम मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं। अब भविष्य में हम फोकस किस पे करेंगे, एसएमआर, स्मॉल एडवांस रिएक्टर्स और इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर। चुनौतियां क्या हैं, सिंपल सी, वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है, एसएमआर विकास में प्रमुख देश कौन कौन से जो आगे बढ़ चुके हैं, वो है अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, चाइना है और आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। बस कुछ नहीं देखना। शांति एक्ट कब लागू हुआ था, 2025 में। ARB की स्थापना कब हुई थी, 1983 में। ये फिल्म्स के इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इनको बात सही बार आप देख लेना। अब इंपोर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है RBI से। अब RBI से न्यूज़ आई है तो इंपोर्टेंट होगी। RBI ने कुछ नहीं किया है, आपको अभी पता होगा कि पैसा इतनी तरीके से गिर रहा है, बता नहीं सकता। आप UPSC की तैयारी करें तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से चल गया रहा है। 2 खाते होते हैं विदेशों में। देखो, भारतीय लोग हैं, विदेशों में कमाने गए, विदेशों में कमा रहे हैं, उनको बोलते हैं हम NRI। इसमें भी अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक है। अब NRI, कोई व्यक्ति NRI बन गया, अब NRI क्या होता है, आप पॉलिटी वगैरह में पढ़ोगे किसी दिन, नहीं मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, ठीक है, NRI क्या होता है। अब NRI बन गए, वो क्या करते हैं, अपना पैसा भारत में जमा कर रहे हैं। अब भारत में पैसा 2 तरीके से जमा करेंगे, या तो वो अपनी फैमिली के लिए जमा कर रहे हैं जो भारत में रहती है, या वो जमा कर रहे हैं भारत में इसलिए कि किसी दिन उस पैसे को वो या तो यहीं खर्च कर देंगे या वापस अपने किसी दूसरे देश ले जाएंगे या उसी देश में ले जाएंगे जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो 2 खाते खुलवाते हैं अपने, जैसे हमारे खाते होते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, अपना फिक्स्ड डिपॉजिट वाले अकाउंट, ये। तो RBI ने उन दोनों खातों पर निर्णय लिया है कि हम उस पर जो ब्याज दर देते थे, उस पर जो लिमिट लगी थी कि इससे ज़्यादा जो बैंक्स हैं उस पर इससे ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट नहीं दे सकती, उस पर अस्थायी रूप से हटा दी है कि बैंक चाहें तो किसको प्रभावित करने के लिए, या क्या बोलते हैं उसके लिए, लोक लुभावन, यानी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लोज लाने के लिए कि हमारे बैंक में अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। उसके लिए क्या करते थे, इंटरेस्ट ज़्यादा बोलते थे कि आप 100 रुपये पे हम 1 रुपये देंगे, दूसरी बैंक बोलेगी आप 100 रुपये हमारे पास जमा करो, हम आपको 2 रुपये इंटरेस्ट देंगे। अगर आपको भी पता होगा, हम बैंक में पैसे रखते हैं तो हमको एक स्पेसिफिक बहुत कम मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, हमको परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। 30 सितंबर 2026 तक इसकी वैधता है, 17 जून 2026 से स्टार्ट हुआ है। हाल ही में 3 से 5 वर्ष अवधि वाले होते हैं FCNR और NRE डिपॉजिट 3 वर्ष से अधिक अवधि वाले जो खाते हैं उन पर होगा। अब ये दोनों अकाउंट होते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट होता है NRE अकाउंट, यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, और सेकंड होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक पर्सन है, उसने पैसा जमा किया NRE अकाउंट में। NRE अकाउंट क्या होता है, NRE अकाउंट में जब आप पैसे जमा करते हो, जैसे उसने वहां से डॉलर भेजे, उसने $100 भेजे, तो इसमें जमा होने से पहले क्या होगा, इसमें जमा होने से पहले वो जो डॉलर है, जो विदेशी करेंसी है, डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, रेमिनबी हो सकता है, जापानी येन हो सकता है, कहीं पर भी काम कर रहा है तो वहाँ की मुद्रा भेजेगा तो वो यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे जमा होगी, ठीक है। ये इस खाते में से ये खाता होता है चालू खाता यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट यानी इसमें सेविंग कर सकते हैं, चालू यानी लेन देन कर सकते हैं लगातार, ठीक है। खाता भारतीय रुपए में संचालित होता है, यानी पैसा उसने डॉलर में भेजा, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उस पर एक्सचेंज रेट लगती है कि 1 रुपये बराबर, मान लो $1 बराबर 100 रुपये लग रहा है, वैसे $100 भेजे तो कितने रुपए हो गए उसके, 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम चलता है। अब विदेशी आय भारत में जमा कर सकते हैं, मूलधन ब्याज दोनों पर पूर्णतः
रिपेट्रिएबल, विदेशी भेजने योग्य होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका जो पैसा है वो कभी भी निकाल सकता है या भेज सकता है। ये है ब्याज पर भारत में कर छूट उपलब्ध, यानी इस पर टैक्स पे छूट मिलती है, टैक्स फ्री है ये। महत्व तो क्या है, ये चीज़ें एनआरई अकाउंट है। अब याद रखना FCNR डिपॉजिट क्या है, अभी भूल जाओ आरबीआई ने क्या किया है, अभी अकाउंट समझो। इसमें पैसा भेजेगा, रुपए में कन्वर्ट होगा, ये चालू खाता होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कभी भी पैसा निकालो, जमा करो, कोई फैमिली वाला निकाल सकता है इसी खाते से। ऐसा FCNR क्या होता है, वो $100 भेजेगा, डॉलर को डॉलर में ही रखेंगे, उसको रुपए में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब सर डिफरेंस क्या, बात तो वही है, बात वही नहीं है। दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर हमारा रुपए चेंज हो रहा है, डॉलर तो चेंज नहीं हो रहा। $1 बराबर 100 रुपये हो रहे हैं अभी, पहले $1 बराबर 75 रुपीज़ थे। यानी किसी ने अगर पहले $100 भेजे होते, ठीक है, और उस टाइम पे जो रुपए थे वो कितने बन गए थे, 75 रुपये बन गए, यानी $1 भेजा तो इसके 75 रुपये यहाँ पे हो गए। अब उसको वापस ले जाना है इस 75 रुपये को डॉलर के रूप में। अब पता चला कि $1 बराबर तो 100 रुपये हो गए हैं, यानी उसको $0.75 मिलेगा, यानी कम मिलेगा डॉलर उसको। सोचो, यानी कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट होने की वजह से उसको घाटा हो गया। इसमें क्या होता है, डॉलर आया, उसको डॉलर के रूप में रखते हैं, यानी विदेशी मुद्रा के रूप में ही रखते हैं, और उसी तरीके से वो उसको वापस ले सकता है। यानी लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, FCNR डिपॉजिट या अकाउंट में यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट होता है। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, 1 साल के लिए जमा कर दी, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो आप उस पर आपको पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है। आपने FD सुना होगा, FD कैसे, मतलब FD तो आपने सुना ही होगा, फिक्स डिपॉजिट, यानी हम जमा कर देते हैं रुपए, उस पर हमको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट या पैसा मिलता है। जैसे मान लो हम NRI अकाउंट में पैसे जमा करेंगे 100 रुपये, ठीक है, तो 100 रुपये पे हमको हो सकता है इंटरेस्ट मिले 2 रुपये, तो 102 रुपये मिल गए। फिक्स डिपॉजिट पे आपको ज़्यादा रुपये मिलते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें फिक्स रहता है। तो 1 साल बाद हम पैसा निकालेंगे तो हो सकता है हमको 104 रुपये मिल जाए। तो ये फ़ायदे हैं, ये घाटे हैं, दोनों चीज़ों के खाते में डिफरेंस है। तो ये दोनों बैंक विदेशी मुद्रा में जमा स्वीकार करते हैं, विनिमय दर का जोखिम नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया कंडीशन कि डॉलर, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा से। उसने $1 सबमिट किया यहाँ पे, 1 साल बाद आया और $1 वापस ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे उसने $1 जमा किया, बैंक वालों ने उस $1 के बदले 75 रुपये यहाँ पे जमा कर लिए कि भाई तुम्हारे 75 रुपये यहाँ पे जमा है। डॉलर की बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट होता है। अब वो वापस मांगने आया कि मुझे मेरा पैसा दे दो, जितना मेरा पैसा जमा है। जमा करके गया था $1, लेकिन बाद में रुपया गिरता गया और 100 रुपये पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसको 100 रुपये मिलेंगे उसको, और 100 रुपये में जितना डॉलर आया, यानी 75 रुपीज़ में जितना डॉलर आएगा, $1 भी नहीं आएगा 75 रुपीज़ में, कितना डॉलर आएगा, $0.75 आएगा अभी, ठीक है। तो उसको जो $1 था उसको सिर्फ मिला कितना, सिर्फ $0.75, वापस उसको घाटा हो गया। इस तरह से एक्सचेंज रेट में अंतर होता है। आरबीआई ने कदम क्यों उठाया, अब ये इंपॉर्टेंट है। दोनों आपने खाते समझ लिए, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, मेंस में नहीं आएगा, फिल्म्स में आएगा। फिल्म्स के लिए मैंने आपको समझा दिया, इकोनॉमिक क्लासेस और ले लेना, और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा तो दिया है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया, क्योंकि पैसा गिर रहा है तो फॉरेक्स रिजर्व हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो रुपए पर दबाव है, उच्च तेल कीमतें हैं, तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए हमको डॉलर चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए। तो उसके लिए हमने इंटरेस्ट पर जो लिमिट लगाई थी, पहले बैंकों से बोला था हमने पहले कि 3% से ज़्यादा आप किसी को इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अब बोल दिया कि तुम कितना मन चाहे उतना दे सकते हो। तो बैंक जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी, यानी वो बोलेंगे कि देखो हम 5% देंगे आपको 1 साल के लिए, हमारे पास जमा कर दो पैसा, तो विदेश से पैसा ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो भारत में ही, और भारत में जैसे ही आएगा तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा जुटाना हमारा काम है, और बाह्य उधारी सस्ती करना। संभावित प्रभाव क्या होंगे, एनआरई जमा में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा भंडार को समर्थन मिलेगा, रुपए की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ रुपीज, और बैंकिंग प्रणाली में डॉलर तरलता बढ़ेगी। अब महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपको पता होना चाहिए, याद मत करना, सिर्फ समझने के लिए देख लो। एनआरई जो डिपॉजिट जो आउटस्टैंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 26 में, वो है $79.4 बिलियन एनआरई में। HCNR में कितना है, $946 मिलियन। ये बिलियन है, ये मिलियन है, ध्यान रखना इस चीज़, ठीक है। बस ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, हमने 2013 में भी यही काम किया था। आर्थिक महत्व क्या है, मैंने आपको बता दिया सब कुछ,
क्या क्या होते हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है जुडिशरी से। मैं आपको हर क्लास में एक ना एक टॉपिक या एक ना एक एडिटोरियल या एक ना एक न्यूज़ आपकी जुडिशरी से आ जाती है। अब सोचो अगर आपने 10 क्लासेस ले ली, आपके पास 10 डायमेंशन तैयार रहेंगे जुडिशरी से रिलेटेड, और मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकता एग्जामिनर क्योंकि इन डायमेंशन से बाहर हो। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बना देगा, डायमेंशन तो सेम ही रहेंगे। तो बस आपको इसीलिए क्लासेस को लेना है और इसी लिए आपको इन नोट्स को पढ़ना है। न्यायपालिका में महिला आरक्षण होना चाहिए, इस लॉजिक था जो एडिटोरियल जिसने लिखा। अभी क्या है, वर्तमान में स्थिति है 34 की, प्रपोजल दिया गया है कितना 38 का। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। महिला न्यायाधीश की संख्या 2026 में कितनी है, सिर्फ 2 है। 34 में सिर्फ 2 महिला न्यायाधीश है, याद रखो। तो प्रतिनिधित्व तो कितना हो गया, रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कितना हो गया जुडिशरी में, तो 5.4%। हालत बहुत खराब है यहाँ पे। तो वर्तमान में महिला प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे हुई। अब हाल ही में नियुक्तियां हुई, उस पर बहस उठी थी। क्यों? जून 2026 में पहली बार सीधे बार काउंसिल होती है सुप्रीम कोर्ट में, जो 19 से क्या होता है एडवोकेट उनको जज बनाते हैं, या जो हाई कोर्ट वगैरह है उनकी एक बार बनाते हैं, ठीक है, एक समूह बनाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको आपको समझना पड़ेगा अलग से। सिंपल समझ लो, महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी, मतलब डायरेक्ट जो सीनियर थे उनको नहीं लिया गया, सीधे बार से वहां पे उठा लिया गया। इससे न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समस्या पुनः चर्चा में आई है। अब जो एडिटोरियल था उसका तर्क क्या था कि केवल मेरिट के आधार पर चयन पर्याप्त नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन कैसे है, इसने बोला है कि मेरिट आधारित चयन पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी देखना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट जो जॉब्स की तैयारी होती है, जो हम उसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं या सिलेक्शन देते हैं, उसमें हम सिर्फ मेरिट नहीं देखते हैं। मेरिट का मतलब क्या होता था, जिसमें से 100 में से हमको 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो 100 में क्या या 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो जिनके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, यानी जिनकी मेरिट सबसे ज़्यादा होगी, मेरिट में सबसे ज़्यादा आगे होंगे, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन पर भी बात करते हैं, जिसको हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा रिजर्वेशन। यानी हम रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि ओबीसी के कितने स्टूडेंट्स इसमें हैं। 27% को हमको उसमें भरना पड़ेगा, भले ही हमको 5 नंबर वाला स्टूडेंट्स लेना पड़े। SC ST जो भी विवाद चलाता नीट वाला, कि नीट के बाद जो क्या होता है पीजी होता है, उसके लिए MBBS के बाद जो पीजी होता है उसके लिए हो रहा था, ये माइनस वालों का सिलेक्शन हो रहा है, ये खबर आई थी ऐसी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। तो बात ये हो गई, आपको डिफरेंस समझ में आई होगी। सिर्फ मेरिट से कुछ नहीं होगा, आपको रिप्रेजेंटेशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हालत खराब हो चुकी है हमारी किसमें, रिप्रेजेंटेशन में, महिलाओं की। कहाँ पे? जुडिशरी में। अब अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण ये आपको रटना है पूरा, याद नहीं करना, रटना है पूरा। कभी भी पूछूं पता होना चाहिए। बेल्जियम में व्यवस्था क्या है, बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में कम से कम 1/3 महिला न्यायाधीश अनिवार्य हैं। बेल्जियम का एग्जाम्पल लिख सकते हो। जब भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, अगर राजनीतिक सहभागीदारी आई, तो इंपोर्टेंट ऑफ फैक्ट एक न्यायपालिका में भी लिख सकते हो। और न्यायपालिका रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो कि न्यायपालिका में समस्याएं क्या क्या है इस टाइम पे। तो आप बोलोगे रिप्रेजेंटेशन में समस्या है। भारत की स्थिति ये है कि हमारा 5.4% है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण अगर हम देखें तो बेल्जियम में कितना है ये। और ये डेटा देख लो, कनाडा में लगभग 50%, बेल्जियम में 50%, जर्मनी में 50%, USA में 33.3%। हमारे पड़ोसी देश को देख लो, नेपाल में 17% क्या है रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, हमारे यहाँ 5.4% है। सभी देशों को याद मत रखना, सिर्फ 2 देशों को याद रख लो, कनाडा का रख लो या USA के रख लो। कनाडा का सबसे ज़्यादा कनाडा और बेल्जियम का याद रख लो, या जर्मनी, किसी एक कंट्री का याद रख लो, या 2 कंट्रीज़ का याद रख लो बस, और एक नेपाल का याद रख लेना, क्योंकि हमारे पास वाला कंट्रीज़ है। अब न्यायपालिका में कम प्रतिनिधित्व के कारण क्या है वो पता होना चाहिए। बार से महिलाओं की सीमित प्रगति, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया था कि महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष बैठे हुए हैं। कॉलेजियम प्रणाली में विविधता का अभाव है। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कॉलेजियम सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और जो हमारे जजेस होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होती है। तो जिस तरीके से होती है उस सिस्टम को कॉलेजियम प्रणाली बोलते हैं। उसमें विविधता का अभाव कैसे है, इसमें महिलाएं ही बहुत कम है। तो ये महिलाओं से संबंधित फैसले लेंगे कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए फैसले लिए जाएंगे, तो फैसले भी कम लिए जाएंगे।
जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, और ट्रांसजेंडर हैं उनकी तो एक भी नहीं है। उच्च न्यायालयों में कम महिला न्यायाधीश हैं। अब न्यायाधीश बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहाँ से बनेंगे? उच्च न्यायालयों के जो एक्सपीरियंस वाले जो जजेस होते हैं, ठीक है, वो तो कम महिला न्यायाधीश है, वहां पर ही महिलाएं कम है, यानी वहां तक भी नहीं पहुंच पाए महिलाएं, तो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच पाएंगे? थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट है न्यायिक करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की चुनौती। एक महिला है, वो न्यायिक करियर देखे, जुडिशियल उसका कैरियर है, उसको कहाँ पहुंचना है, उसका कैरियर है लाइफ का वो, और एक फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको निभाना है, और है वरिष्ठता आधारित पदोन्नति प्रणाली। वरिष्ठता, जो वरिष्ठ हैं उनको देखा जाता है, और वरिष्ठ में अगर हम देखें मैक्सिमम जनसंख्या किसकी है? पुरुषों की है, तो पुरुष वरिष्ठ होते हुए आगे निकल जाते हैं और महिलाएं रह जाती हैं। अब मैंने क्या बोला? क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट है अगर मेंस के लिए पढ़ना है तो। जेंडर कोटा के पक्ष में तर्क क्या है? ये 4 तर्क हैं। ये आपको प्रतिनिधिक न्यायपालिका होगी, विविधता होगी, फैसलों में विविधता आएगी, महिलाओं वहां पे पहुंचेंगी तो महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, ये सिंपैथी एम्पैथी दोनों में डिफरेंस होता है, वो ज़्यादा होगी। निर्णयों की संवेदनशीलता होगी, जो मैंने अभी बात की, संवैधानिक समानता मिलेगी, रियल समानता यही होगी। ग्लास सीलिंग तोड़ना, उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जो ग्लास बना दिया है पुरुषों ने वहां पर पहुंचने के लिए कि आप पहुंच ही नहीं सकते, बीच में जो ग्लास है वो टूटेगा। और जेंडर कोटा के विरोध में सर क्या है, ये भी आपको ही पता होना चाहिए कि मेरिट सर्वोपरि होनी चाहिए न्यायपालिका में। आपको नॉलेज कितनी, आपको एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। कोटा से न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रश्न उठ सकते हैं कि आप कम एक्सपर्ट जजेस को ले रहे हो। कॉलेजियम प्रक्रिया में हस्तक्षेप का खतरा है। कॉलेजियम में हमने जानबूझकर महिलाओं को डाला तो बोल सकते हैं कॉलेजियम प्रक्रिया वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। पर्याप्त महिला प्रतिभा उपलब्ध होने के बावजूद चयन प्रक्रिया में सुधार अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी हमको प्रतिभा उपलब्ध करानी होगी कि महिलाओं में भी प्रतिभा है। अब ये एडिटोरियल में सुझाए गए उपाय क्या थे? कॉलेजियम में नीति में लैंगिक प्रतिनिधित्व शामिल करना, HC से SC नियुक्तियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, 5 से अधिक महिला नियुक्तियां की जाएं, संवैधानिक अनुच्छेद 124 और 217 में संशोधन पर विचार किया जाए। अब आर्टिकल 124 और 127 क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, आप पढ़ोगे आज। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए 33.3%। एज इट इज रिप्रेजेंटेशन हमारा किस में है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उस तरीके से हमको इस पर काम करना पड़ेगा। संवैधानिक वैरिक संदर्भ क्या है? किन आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है अच्छे से, बाकी मैंने आपको बता दिया भैया। मैंने आपको सेकंड क्लास में पढ़ाया था शायद, जिला आधारित आर्थिक नियोजन क्या होना चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है, केंद्रीय व्यवस्था होती है। GS2 से संबंधित क्वेश्चन है, आएगा, बनेगा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा तो पंचायत संबंधित जब आप क्वेश्चन आता है वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो। गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है वहां पे इसके पॉइंट डाल सकते हो। कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे डायमेंशंस हैं, वहां पे इसके पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जैसे सेकंड क्लास में पढ़ाया था GIS MIS कुछ याद आ रहा होगा, जिन्होंने क्लास ली उनको पता होगा कैसे काम करते हैं। जैसे स्टार्टिंग से जो हमने 1947 के बाद हम आज़ाद हुए, 1950 से हमारी खुद की सरकार बन के आ गई, हमने काम करना स्टार्ट किया। हमारी जो स्ट्रेटजी रही वो थी हमारी कि हम ऊपर से काम करें और नीचे की ओर वो बहता हुआ आए। कैसे? प्लानिंग हम ऊपर बैठ के बनाएंगे। कौन बनाएगा? मिनिस्टर्स बैठ के बनाएंगे। ऊपर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सचिव लेवल यानी कैबिनेट सेक्रेटरी टाइप के जो लोग हैं वो बनाएंगे। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे या क्रियान्वित करेंगे हम छोटे लेवल पर, यानी छोटे क्षेत्रीय लेवल, ब्लॉक के स्तर पर, गाँव के स्तर पर, जिला स्तर पर। उससे होता क्या था? करप्शन सबसे प्रमुख है, करप्शन। ठीक है, पैसा हमने दिया और योजना बना के दे दी कि इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हर एक एरिया की हर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, हर एक पॉलिटिकल कंडीशंस होती है, हर एक कंडीशंस डिफरेंट होती है। ठीक है, अब अंतर होता है कि सदर्न इंडिया और नदर्न इंडिया में डिफरेंस है, यानी उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप एक ही नीति दोनों क्षेत्रों में लागू नहीं कर सकते। कहीं की जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं की जनसंख्या कम है। हमने क्या किया? हमने सभी जिलों को एक साथ मान लिया कि 100 जिले हैं हमारे पास, 100 करोड़, सबको 1-1 करोड़ दे दो। अब हुआ क्या? कोई जिला बहुत बड़ा था, कोई जिला बहुत छोटा था। जो छोटा था
वहां पे कम में काम हो गया, जो एक्स्ट्रा पैसा था वो लोग नेता लोग खा गए, ऑफिसर लोग खा गए। जो बड़ा जिला था वहां पर रुपए कम पड़ गए, कुछ नेता लोग खा ही गए थे, डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। इसलिए जो हमारी जो योजना है, जो हमारी प्लानिंग है, वो जिला आधारित योजना होनी चाहिए। अब जो सरकार बढ़ रही है 2014 के बाद, नीति आयोग ने बोला है कि गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के संदर्भ में उसने बोला है, मुख्य विचार क्या है, आर्थिक योजना किससे संबंध रही है, राज्य आधारित रही है। यानी पहले हम इंडिया के लेवल पे देखते थे, फिर हमने स्टेट्स के लेवल पे देखा कि एमपी को इतना पैसा दे दो ये कर लेंगे। अब हम बात करें कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पॉलिसीज बनाओ और इसको इम्प्लीमेंट करो। हम राज्य के स्तर पर नहीं बनाएंगे, पहले हम देखेंगे ये इस जिले में कौन कौन सी कमियां हैं, इसमें हम कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, उस तरीके से हम एक पूरा फ्रेमवर्क बनाएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जिले के स्तर पे। अब जिले पर क्यों करेंगे, इंपोर्टेंट कीवर्ड है लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट। इस कीवर्ड का यूज देखो मैं तो करूंगा, अगर जैसे ही मेंस का एग्जाम मैं दूंगा, इसका यूज मुझे करना है, लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट। लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट जहां मुझे जरूरत होगी मैं इस कीवर्ड का यूज कर लूंगा। इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, यानी जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको लोकल कर देना, यानी क्षेत्रीय कर देना, निम्न स्तर पर ले जाना, लोकल कर देना। ठीक है, लोकल फॉर वोकल आपको पता होगा। तो लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि बड़े स्तर से नीचे स्तर तक आएगा, नहीं, हम नीचे स्तर पर ही डेवलपमेंट को करेंगे, बनाएंगे चीजों को और यहीं पे इंप्लीमेंट करेंगे। भारत में जिला स्तर का महत्व क्या है, भारत में 700 प्लस जिले हैं। शीर्ष 100 जिलों में जो जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी है, शीर्ष 100 जिले हैं, 700 में से वो 40% धारण करते हैं, और जो निचले 400 जिले हैं वो सिर्फ जीडीपी का 50% योगदान करते हैं। कितना अंतर है, यहाँ पे 400 जिले हैं, यहाँ पे 100 जिले, यानी 100 जिले बहुत ज्यादा आगे डेवलप हो गए और 400 जिले गरीब भुखमरी से मर रहे हैं अच्छी तरीके से। ये क्या दर्शा रहा है, क्षेत्रीय समानता। अब हमारी जरूरत क्या है, हम जिले के स्तर पर क्या बनाएं, फैसला लें, पॉलिसीज बनाएं, और ये पीछे क्यों रहे हैं उस पर बात करें, ना कि हम स्टेट पर बात करें। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, 2018 में स्टार्ट किया गया था नीति आयोग द्वारा, जिसमें उद्देश्य क्या थे इसकी, पिछड़े जिलों का तीव्र विकास, डेटा आधारित शासन, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धी संवाद। प्रतिस्पर्धी संवाद क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, कॉन्सेप्ट बड़ा है, पूरा क्वेश्चन आता है इस पे, आया हुआ है यूपीएससी मेंस में। प्रतिस्पर्धी और पार्टिसिपेशन साइड, पार्टिसिपेंट साइड नाम उसका ऐसा ही है, सहभागी, सहभागी संवाद होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धी संवाद क्या होता है कि दो जिले हैं, एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करें। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा क्या होती है कि कौन आगे बढ़ता है, कौन डेवलपमेंट ज्यादा करता है। जैसे साफ सफाई में कोई एक जिला आगे निकल गया, दूसरा जिला बोलेगा कि इस साल तो तुमने जीत लिया ट्रॉफी, अगली साल हम ही जीतेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में है वो आपस में प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन सकारात्मक रूप से, ऐसा नहीं कि इसका बुरा ये कर रहा है, इसका बुरा ये कर रहा है। ठीक है, अब प्रमुख क्षेत्र क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा, जिसपे कौन काम कर रहा है, एडीपी यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब इन प्रोग्राम से आपको नाम लिखने हैं जब भी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है तब। अब जिला जीडीपी की अवधारणा क्या है, जिले स्तर पर कितना पैसा कमा रहा है, इससे क्या होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी निकल के आएगी। फिर हम हिसाब लगाएंगे कि जीडीपी में ये जिला पिछड़ा क्यों रह गया, फिर उससे संबंधित हम योजना बनाएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आगे कैसे निकल गया उसको हम मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सर थोड़ा सा भारी हो रहा है, सिंपल सी बात समझो, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर हो गया, उसको मॉडल बना देंगे। मॉडल मतलब हम इंदौर की विशेषता निकाल के आएंगे, वो कैसे साफ हो चुका, उसने इंदौर ने कैसे साफ किया खुद को, तो उसकी कुछ पॉलिसीज होंगी, उसके कुछ स्टेप्स होंगे, उसको हम एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस को हम एक प्लानिंग में बदलेंगे और उस प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अदर एरियाज हैं, उस पर हम, जो गंदे शहर हैं जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, उस पर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी जो आगे शहर हैं उसको हम मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जो पिछड़े शहर हैं हम उसमें देखेंगे कि कमी कहाँ रह गई, हमको काम कहाँ करना है। वित्त आयोग की भूमिका क्या है, 15 वित्त आयोग और 16 वित्त आयोग ने क्या बोला था, जिला स्तर के डेटा उपयोग पर जोर दिया था, पहले 16 वित्त आयोग ने क्या बोला है, हम जिला आधारित विकास योजना को ही महत्व देंगे मैक्सिमम टाइम। नीति आयोग की भूमिका क्या होती है, लक्ष्मीकांत में पढ़ना है इसको अच्छे से। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, संस्थागत क्षमता की कमी, मानव संसाधन सीमाएं, स्थानीय प्रशासन की कमजोरियां, जिला स्तर पर विश्वसनीय डेटा का अभाव। डेटा कहाँ से मिलेगा, जीआईएस,
और MIS कुछ याद आ रहा होगा। आगे की राह क्या हो सकती है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये कीवर्ड्स अच्छे से पढ़ना। प्लानिंग यूनिट्स, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट GDP एस्टिमेशन फ्रेमवर्क, डेटा ड्राइवन गवर्नेंस। इन कीवर्ड्स का अगर आपने यूज नहीं किया तो इन क्लास लेने का कोई भी मतलब नहीं है। फिल्म्स के फैक्ट्स लिख दी मैंने, हाँ ये लिखा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहभागी संघवाद। अब जैसे IIT होता है, एक होता है ISI, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये संस्थान जैसे वो यूनिवर्सिटी जैसे कि IIT इंस्टीट्यूट जैसे यूनिवर्सिटी होती हैं, IIT जैसे ये संस्थान है। ये संस्थान क्या होता है, इसका परिचय अगर हम देते हैं, स्थापना हुई थी 1931 यानी अंग्रेजों के टाइम पे। कौन थे संस्थापक, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नाम बहुत बड़ा है, इनके बारे में जानना है एक बार, कभी मौका मिले, मोबाइल चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो रील्स, तब देख लेना इसको, ठीक है। इनको मुख्यालय कोलकाता में। उद्देश्य क्या है, हम स्टैटिस्टिक्स पर काम करेंगे, सांख्यिकी पर काम करेंगे, मैथमेटिक्स पर काम करेंगे, डेटा साइंस पर काम करेंगे, इकोनोमेट्रिक्स पर काम करेंगे और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर कार्य करेंगे। यानी ये भी IIT की तरह काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब इसकी वर्तमान चिंता क्या है, ये UPSC मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूज़ में था, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक इंटरव्यू में आ जाए, कुछ चीज़ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो। UPSC एस्पिरेंट को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मेंस में नहीं आएगा, दिक्कत मत लेना। प्रॉब्लम चल रही थी ISI रिलेटेड, अभी क्या हुआ है, ISI रिव्यू कमेटी 2021 में बैठाई थी, इसने बोला कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन्होंने एक ISI बिल इंट्रोड्यूस किया गया 2026 में। उसने बोला कि हमारे उद्देश्य रहेंगे, अब ISI बोर्ड्स ऑफ गवर्नेंस का गठन करेंगे, हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, वित्तीय सहायता देंगे, AI एवं डेटा साइंस को जोड़ेंगे। क्योंकि ये 1931 का है, तो पुरानी चीज़ चल रही है, डेटा साइंस है, पुराना चल रहा है। अब उसमें हम AI एवं डेटा साइंस को कैसे और इम्प्रूव इनोवेटिव कर सकते हैं, उसमें बिल में ये दिया गया है। बाकी वही चुनौतियाँ वही रहेंगी और मैथ तो वही रहेगा, बस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। INSTC से क्वेश्चन आ चुका है 2025 में, IMAC से क्वेश्चन आएगा 27 में, 28 में, कभी भी आ सकता है, तैयार रहना, ठीक है। UPSC मेंस में भी क्वेश्चन बस बन सकता है क्या, सिंपल सी चीज़ समझो। IMAC एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर मतलब एक रास्ता है, कहाँ, परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक्स का, ठीक है। हमको कोई चीज़ पहुंचानी है, हमको कहीं जाना है, उसके लिए एक रास्ता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMAC इसकी फुल फॉर्म है। स्टार्टिंग का वही G20 शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, यानी इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था 2023 में। हम इसको होस्ट कर रहे थे, ठीक है, हम इसको होस्ट कर रहे थे 2023 में, तो इसकी स्थापना हमने वहीं पर की, इसकी घोषणा, ठीक है। क्यों की गई, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, यानी हम इसको चाइना को काउंटर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। IMAC क्या है, कहाँ स्थापना हुई, इसकी मैंने आपको बता दिया। अब इसकी जो MOU है उस पर हस्ताक्षर किसने किए हैं, कौन कौन इसमें शामिल हैं, तो वो शामिल है। आपको कंट्रीज याद होना चाहिए, लास्ट 2 साल से वो कंट्रीज ही पूछता है संस्थानों के। उसने NATO पूछ लिया है, उसने यूरोपियन यूनियन पूछ लिया है, उसने G20 भी पूछ लिया, उसने G7 भी पूछा हुआ है उसने, ठीक है। तो IMAC पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। INSTC भी पूछा है उसने, ये कहाँ से होकर जाएगा, वही बताओ रास्ता कहाँ से होकर जाएगा। तो MOU है भारत, EU, USA, फ्रांस, UAE, सऊदी अरब, जर्मनी और इटली, ये कंट्रीज आपको रटे होने चाहिए। IMAC किस किस में है, उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बता दिया। IMAC के प्रमुख 2 कॉरिडोर हैं। आपको याद क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, याद ये करना है, आपको पता होना चाहिए, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि मुंबई से हम कौन से पोर्ट पर जाएंगे। तो हम जाएंगे जबेल अली, UAE वाली। फिर UAE के अंदर हम किस जगह जाएंगे, उन जगह का नाम, शहरों का नाम, रियाद, अल अदीता, हाइफा, फिर यहाँ से इजराइल पहुँच जाएंगे, इजराइल से हम ग्रीस पहुँच जाएंगे। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, और इसी सीक्वेंस को मैंने 2025 के प्रीलिम्स से पहले बताया था, और उसी सीक्वेंस से क्वेश्चन आया था 2025 के प्रीलिम्स में। और यही सीक्वेंस UPSC प्रीलिम्स में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब ये IMAC इसको हमने 2 कॉरिडोरों में मार दिया, यानी 2 भागों में मार दिया है। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर, एक है नदर्न। ईस्टर्न कॉरिडोर जो पश्चिमी मानते हैं, उसको मानते हैं भारत से UAE और गल्फ रीजन तक यहाँ तक पहुँचा है। ये हो गया पूरा, जो ये पूरा एरिया हो गया, उसको बोलेंगे हम ईस्टर्न कॉरिडोर।
और गल्फ रीजन यानी इस गल्फ रीजन से लेके कहाँ तक, इजराइल और यहाँ से लेके यूरोप तक पहुंचने की जो रास्ता, यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता, उसको बोलते हैं हम नदर्न कॉरिडोर। इसको हम कॉरिडोर को 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में क्या बांटा है, जिससे अलग अलग देश इस पर अच्छी तरीके से काम कर सकें। आईएमएक किस पहल का हिस्सा है? आईएमएक हिस्सा है PGII या PGII बोल सकते हैं, पार्टनरशिप और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। G7 कंट्रीज हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा G7 क्या है। किसी दिन मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। G7 क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ अभी, ये G7 क्या है मैंने कंट्रीज बताई हुई थी आपको, ठीक है। याद होना चाहिए। देखो पिछले के रिवीजन नहीं किया, गलत बात है। क्लास लेने से कोई मतलब नहीं है, लास्ट का रिवीजन करो। मैं आपको 2 दिन देता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ा करो अच्छे से। G7 कंट्रीज ने इसको स्टार्ट किया था G7 2021 द्वारा, ठीक है। वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति क्या है? ये अच्छे काम कर रहा है। महत्व क्या है? वही अच्छी चीजें। आर्थिक महत्व क्या है? ये डेटा आपको पता होना चाहिए। महत्व क्या है? भूराजनीतिक महत्व क्या है? भारत के लिए महत्व क्या है? वैश्विक महत्व क्या है? अच्छी बातें हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट यही लाइंस आपको एग्जाम में लिखनी है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। चुनौतियां क्या हैं? उच्च लागत, सीमित सदस्यता, याद रखना इसमें तुर्की, कतर, ईरान और इजिप्ट यानी मिस्र शामिल नहीं है। कौन कौन से देश शामिल नहीं है पता होना चाहिए। मिस्र शामिल नहीं है, तुर्की शामिल नहीं है, और आपका कतर शामिल नहीं है, और ईरान शामिल नहीं है। बस ये है। अन्य महत्वपूर्ण गलियारे कौन से हैं? INSTC, इसके बारे में किसी न्यूज़ आएगी तो इसको पढ़ाऊंगा अच्छे से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है, और ये TITR, ठीक है। ये है कुछ मेन की थीम्स यानी की वर्ड्स हैं, वो क्या यूज कर सकते हो? कनेक्टिविटी, डिप्लोमेसी, इसके हिंदी वर्ड्स आप सर्च करके लिखते जाना। जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, व्यापार विविधीकरण, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर और एनर्जी सिक्योरिटी। या हिंदी वर्ड ना आए, इनको ही याद करो और इनको देवनागरी लिपि में लिखना। जैसे कनेक्टिविटी है तो इसको लिखना ऐसे करके, कनेक्टिविटी, ठीक है, ऐसे लिखते जाना इनको। अब ये न्यूज़ आई है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, आपको सिर्फ डेटा पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। पार्शियल बर्निंग और फार्म फायर पॉल्यूशन स्टडी, हाल ही में आपको सिर्फ इस न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एक संस्था है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEW, इसने बताया कि निष्कर्ष निकाला है कि कंप्लीट बर्निंग में कमी आई है। सभी जो किसान लोग होते थे वो क्या करते थे? पराली जलाते थे। पराली या सभी लोग जानते हो, खेतों में हम आग लगा देते थे। इसके लिए जो अवशेष बचते थे, जैसे धान और गेहूं काटने के बाद, उसको जला देते थे, ठीक है। तो 6% किसान पूर्ण रूप से क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट अपना रहे हैं। अभी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट होता क्या, इसको हम देखेंगे अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बर्निंग में कमी आई है। बस अब प्रदूषण से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हालिया में हमने क्या देखा है? हालिया सुधार। तो हालिया में हमने क्या देखा? CEW की खबर आई है कि हमने इसमें कमी देखी है हमने, ठीक है। ये अच्छी खबर है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इस सकारात्मक बिंदु जो आप इसको लिख सकते हो, छोड़ देना इसको। ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट क्या होता है? जो अवशेष होते हैं, फसल अवशेष मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? व्यवस्थितीकरण बोल देंगे, कुछ मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ही बोल दो। CRM के अंदर क्या आता है? हैप्पी सीडर, बीज डालने वाला, सुपर सीडर, मल्चर, बेलर, अन्य अवशेष प्रबंधन मशीन है। अब इन मशीनों का यूज ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? पराली को हम कम कर रहे हैं। बाकी बेसिक है, ना पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पराली से आ जाए तो लिखना ही है, ना आए पॉल्यूशन से क्वेश्चन आए तो ये लिख देना कि हमको यहाँ पे सफलता मिली है कि CEW सफलता, और किस लिए मिली है? एथिक्स में अगर आपको एग्जाम्पल डालना है तो जो हुआ है उसको लिख देना केस स्टडी के थ्रू। निबंध में लिख सकते हो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। सरकार ने अलग अलग कमेटी बिठाई थी, अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे जो कि स्थानीय स्तर पर जाते थे, बताते थे कि कैसे आप पराली जलाते तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, मिट्टी की जो उपजाऊ अनुपजाऊ होती जा रही है मिट्टी, ठीक है। और किसान से किसान प्रशिक्षण होता था। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BCC, इन कीवर्ड्स का यूज आप आंसर्स में करोगे, वरना इनको क्लासेस लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। ये न्यूज़ आपके लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखना, जो मेन थीम है इसकी वो ये है
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी तरीके से काम कर रही है, कौन अच्छी तरीके से पढ़ा पा रही है। एजुकेशन के मामले, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी हालत कितनी खराब है। सबसे जो हमारे भारत में सबसे फर्स्ट आया है, भारत का जो सबसे फर्स्ट आया है दुनिया में नहीं, वो आया है IIT दिल्ली, जिसकी वैश्विक रैंकिंग 123 है। यानी हम टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालत आज ये है। तो नेगेटिव जब आप बोलोगे ना, समस्या क्या है, समस्या बोलोगे आप यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता के मामले हम यहाँ हैं। अभी क्वालिटी के मामले में हम यहाँ हैं कि हमारी जो रैंकिंग वो खराब है। एग्जाम्पल लिखोगे, उदाहरण, तो उदाहरण के लिए आपको डेटा पता होना चाहिए। तो QL वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में हमारी रैंकिंग कितनी है, तो सबसे फर्स्ट है जो, तो वो है 123 रैंक पर है IIT दिल्ली। उसके बाद IIT बॉम्बे है, वो 123, IIT मद्रास है 180। और एक चीज़ याद रखना, इसमें भी IIT हैं, अन्य कोई है ही नहीं, गलगोटिया तो है ही नहीं। अब हंसना मत गलगोटिया से मुझे, ठीक है, पता लगे गलगोटिया आ जाए अगले साल। लो भाई, कर दिया काम। अब भारत के प्रदर्शन की विशेषताएं, कुछ मत पढ़ना है इसमें, सिर्फ कुछ भी मत पढ़ना, बस पढ़ना है तो ये पढ़ना बस, भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं और भारत के लिए महत्व क्या है, ठीक है। बस आपको एक डेटा के लिए मैंने एक सिंगल न्यूज़ देखी थी, ये सिर्फ आपको डेटा पता होना चाहिए, बस कुछ मत पढ़ना इसके लिए, सिर्फ ये पढ़ लेना भारत के लिए चुनौतियां हैं क्या। रिसर्च फंडिंग नहीं मिलती है, हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस की कमी है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सीमित हैं, ठीक है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में सुधार की आवश्यकता है। एक टीचर है, उसके पास ही 400 स्टूडेंट हैं, कहाँ से पढ़ाएगा अच्छा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बस। लेकिन याद क्या रखोगे, हमारी रैंकिंग कितनी है, हमारी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो टॉप पर है इंडिया की, वो 123 रैंक पर है, और भारत के कितने हैं, 54 संस्थान इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। अब है संपीड़ित बायोगैस CBG ब्लेंडिंग कार्यक्रम। और हम क्या करेंगे, इथेनॉल तो शुरू कर दिया गड़बड़ी जी ने, सॉरी गडकरी जी, सॉरी वो गलती से हो गया था, गड़बड़ी नहीं बोलना था, गडकरी जी ने कर दिया। अब क्या करने वाले हैं हम, CNG PNG में हम अब बायोगैस मिलाएंगे। अब बायोगैस क्या होती है आपको पता है कि गोबर वगैरह जो अवशेष होते हैं उनसे हम बायोगैस निकालते हैं, यानी जैविक अपशिष्ट से हम क्या करते हैं, बायो CNG बनाते हैं। उस CNG को हम, ये CNG है, उसमें ब्लेंड करेंगे। लक्ष्य क्या है, 27 यानी 2027 तक हमारा लक्ष्य 3% ब्लेंडिंग है, 3%। वर्तमान में कितना ब्लेंड करते हैं हम, 2% करते ही हैं, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए अभी ये कि हमारा लक्ष्य ये है। और डेटा क्या पता होना चाहिए, भारत में प्राकृतिक गैस की खपत कितनी होती है, नेचुरल गैसेस की हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम 34 से 35 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे, यानी मिलियन मैट्रिक क्यूबिक मीटर्स कर रहे हैं हम इतना, 34 से 35, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब CBG यानी संपीड़ित जो बायोगैस हैं उसके संयंत्र होंगे, यूनिट्स होंगी, फैक्ट्री बोल सकते हो, तो वो कितनी हैं, उनकी संख्या है निर्माणाधीन कितनी है, 324 है, और निर्माण प्रारंभ होना शेष है कितनी है, 1261। जितना बढ़ेगा ये, हम इसकी ब्लेंडिंग को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। गोवर्धन योजना इसी से संबंधित है। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, स्थापना प्रारंभ का वही 2018 में। UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है इससे। नोडल मंत्रालय कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। CBG का महत्व क्या है, महत्व आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा मेंस में, बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो देखो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इथेनॉल बहुत मामला है आगे, इथेनॉल पढ़ लेते, सभी इथेनॉल पढ़ने गए, उसको ये न्यूज़ मिल गई कि CBG भी तो हम ब्लेंड कर रहे हैं। और UPSC एग्जाम में पता है क्या बैठता है, जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उसको तो मैं पूछूंगा ही नहीं। अब CBG पर कोई ध्यान ही नहीं देगा कि इसकी भी ब्लेंडिंग कार्यक्रम चल रहे हैं, वो CBG पर क्वेश्चन पूछ लेगा। अब सब बोलेंगे कि इथेनॉल पे क्वेश्चन नहीं आया, CBG पर पूछ लिया। क्यों पूछ लिया, इसलिए पूछ लिया जो अंडररेटेड रहता है ना UPSC के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। CBG इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अब सतत इनिशिएटिव क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और HP कंपनी। नेट जीरो क्या है, इसमें कैसे भूमिका निभाएगा ये लिखा है, ठीक है ये। अब लास्ट न्यूज़ है वो है भारत रूस रेलोस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुआ है भारत और रशिया के बीच में।
इम्पोर्टेंट है IR के लिए, यूपीएससी मेन 2026 के लिए, यूपीएससी मेन 2027 के लिए। रशिया से अगर हमारे संबंध आते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा कि हाल ही में रेलोस क्या हुआ है, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है। रेलोस एग्रीमेंट है होता क्या है और ये है क्या? ये है लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट है। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? दो देशों के बीच सैन्य सहयोग हेतु किए जाने वाला प्रशासनिक समझौता। सैन्य समझौता ऐसा नहीं है कि तुम पर लड़ाई होगी तो हम युद्ध कर देंगे, ये वो वाला सैन्य समझौता नहीं है। ये है प्रशासनिक समझौता, यानी सैन्य अड्डों का यूज कर लेंगे, बंदरगाह यूज करेंगे, हवाई सुविधाओं के लिए उपयोग की अनुमति देता है। यानी हम यूज कर सकते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं। जैसे 10 दिन की जरूरत पड़ी तो उनका जो बेस है वो यहाँ पे आके रहने लगे, ठीक है। किन उद्देश्यों के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे एक दूसरे की। पोर्ट कॉल्स यानी बंदरगाह जरूरत पड़ेगी तो हम उनके बंदरगाह यूज कर सकते हैं, वो हमारे बंदरगाह यूज कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ दोनों देश साथ में काम करेंगे। ईंधन मरम्मत और आपूर्ति पर काम करेंगे दोनों। रेलोस क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। जो अभी हमें पक्ष में जो एग्रीमेंट हुआ उसका नाम यह है रेलोस। भारत और रूस के बीच में हुआ है। हस्ताक्षर कब हुए? 18 फरवरी 2025 को। लागू कब से हुआ? जनवरी 2026 से। रेलोस की प्रमुख विशेषता क्या है? पोर्ट कॉल यानी एक दूसरे के बंदरगाहों का यूज। सैन्य विमानों को एयरफील्ड सपोर्ट यानी हम इन जो सैन्य वहाँ की जो हवाई जहाज होंगे, जो विमान होंगे, हम उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। ईंधन और मरम्मत में, जैसे कि उनका ईंधन खत्म हो गया, उनको ईंधन चाहिए तो वो भारत में लैंड कर सकते हैं अपने विमान, हम उसमें ईंधन फुलफिल कर देंगे। चिकित्सा सहायता, तकनीकी सहायता और भी जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह। अब एक चर्चा आई थी, उस चर्चा का सच क्या है? समझौते में 3000 सैनिकों की सीमा का उल्लेख है कि इससे ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते। सेना तैनात नहीं कर रहा है रशिया, याद रखना, एक दूसरे के यहाँ। जब संयुक्त एक्सरसाइज होती है, ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, यानी हम संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, तब हम 3000 तक सैनिक हम भेज सकते हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज करवा सकते हैं और वहां से एक्सरसाइज के लिए 3000 लोग आ सकते हैं। परमानेंट वाला नहीं है कि 3000 लोग रह ही रहे हैं वहां पे, ऐसा नहीं है। अब भारत के अन्य लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कौन कौन से हैं? अमेरिका के साथ लेमुआ है। इससे संबंधित खबर क्या आ रही थी जब वो हम पे टैरिफ डाल रहा था कि हम इसको तोड़ देंगे समझौते को, ठीक है। फ्रांस के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, जापान के साथ ये है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये है, हमारे सभी देशों के साथ ये एग्रीमेंट अच्छे से हमारे पास है। रूस के साथ इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूस स्टार्टिंग से हमारा एक अच्छा दोस्त रहा है। भारत के पास वर्तमान में लगभग 9 देशों के साथ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट्स हैं। भारत की बढ़ती जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा डेटा है कि भारत का जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट है वो 9 देशों के साथ है, ठीक है। दोनों में समानताएं क्या है? दोनों लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हैं। किस किस में? अमेरिका और जो रूस के साथ हमारी जो एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों के बीच में। दोनों स्थायी सैन्य अड्डे नहीं देते, स्थायी नहीं अस्थायी। यूज करो 10-15 दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्त की तरह आओ, चले जाओ, परमानेंट के जीवन नहीं रहने देंगे। मैथ तो क्या है? अच्छी चीजें। रक्षा संबंध क्या है हमारा? S-400, अब S-500 आने वाली है। ब्रह्मोस जो दोनों ने मिलकर बनाई है। सुखोई, INS विक्रमादित्य हमने उन्हीं से लिया था। T-19 टैक्स और सुखोई 13 MK1। सकारात्मक पक्ष क्या है पता होना चाहिए, सिंपल सा लिखा है सामने ये चीजें। बस फुल फॉर्म क्या है इनकी? रेलोस क्या है, LEMO क्या है, HDR क्या है, आर्किटेक्ट, महत्वपूर्ण शब्द क्या क्या थे, ये थे, बस ये देखना है, ठीक है। तो आज की न्यूज़ खत्म होती है। और जो मैंने आपको बताया ये 4th क्लास थी, तो 4th क्लास ये खत्म होती है। 5th क्लास फिर आई कि एक दिन ये लेट हो गई। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मान लो कभी कभी क्या होता है, मैं इतना बिजी हो जाऊं कि मैं आपकी मान लो 10 दिन या 12 दिन क्लास नहीं ले सका, ठीक है, तो हम कितना पीछे हो जाएंगे, आप कितना पीछे हो जाओगे, तो आप पीछे हो सकते हो। यानी एक चीज याद रखना, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे या एडजस्ट करेंगे। 12 दिन मैंने क्लासेस नहीं ले पाई। 12 दिन का मतलब होता है आपकी 4 क्लासेस स्किप हो गई। 3 दिन में 1 क्लासेस आती है, 12 दिन में 4 क्लासेस। 4 क्लासेस का मतलब होता है हर एक क्लास में 12 से 15 पेज होती है, यानी 16 पेज, 60 पेज आप पीछे हो चुके हो अपने करंट अफेयर्स में। अब मैं क्या करूंगा, अगर आप 12 दिन में पिछड़ जाते हो ना, मैं आपको विद इन 1 मंथ पूरा करंट अफेयर्स कवर करवा दूंगा। कैसे? अलग क्लासेस नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? दे सकता हूँ, दे भी दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कम करने के लिए क्या करूंगा मैं, जो 15 पेजेस की क्लासेस होती है, जो 1 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट की क्लास होती है, मैं इसको 1 घंटे 45 मिनट या 50 मिनट की कर दूंगा।
या 40 मिनट की, आप पर भी ज़्यादा भार नहीं आएगा पढ़ाई का। और वो 15 पेज की जो 12 से 13 पेज या 15 पेज की पीडीएफ होती थी उसको मैं 20 से 22 पेज में ले जाऊंगा। उससे हुआ क्या, सिंगल 5 से 7 पेज में एक को कवर कर रहा हूँ, यानी 10 क्लासेस के अंदर, 10 क्लासेस यानी 1 महीने के अंदर बिना एक्स्ट्रा पढ़े वही शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए, हमने छुट्टी भी कर दी उसके बावजूद भी हम 1 महीने बाद पूरा कंट्रोल और पूरा कवर कर चुके होंगे करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। एक दिन लेट होता है, मैंने आपको 12 दिन बोल दिए, अगर 12 दिन भी अगर मैंने क्लासेस नहीं ली ना तो चिंता लेने की बात बिल्कुल नहीं है, मैं उसको कवर करा के दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, बस आपकी जिम्मेदारी अच्छे से पढ़ो, पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसको रिवीजन करो। 2 दिन आपको इसलिए देता हूँ मैं, उसको अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करना है। आज 4th क्लास है, 5th क्लास होगी, इसके बाद 6th क्लास होगी, और 6th क्लास जिस दिन होगी उस दिन आपको 2nd पीडीएफ मिलेगा। यानी कितनी तारीख तक मिलेगा आपको, 17 तक तो मिल गया, 18 से लेके जिस दिन आपको आपकी 6th क्लास होगी उस तारीख तक का करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। इस क्लास के नीचे भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसी दिन जब आपकी 6th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और अभी अगर आप 9 तारीख या 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले उसको अच्छे से कवर करो, उसको अच्छी तरीके से पढ़ो और उसके बाद आगे बढ़ो, रिवीजन साथ साथ में करते जाओ। मैंने आपको बता दिया, अगर छुट्टियां हो भी जाती है तो कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आप पर एक्स्ट्रा भार नहीं पढ़ने दूंगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कवर कराने की जिम्मेदारी में है। यानी हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के अंदर चलेंगे। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।